तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, रक्षाबंधन तो बीत गई और आपने राखी बांध ली होगी या बंधवा ली होगी, और आपको गिफ्ट्स भी काफ़ी सारे मिले होंगे। और इंडिपेंडेंस डे पे आपने स्कूल में लड्डू भी खा लिए होंगे। और बच्चों, आज तो जन्माष्टमी है, तो जब तक ये वीडियो आपके पास आएगी तब तक आपने जन्माष्टमी पे मक्खन भी खा लिया होगा। बट बच्चों, पढ़ना भी तो ज़रूरी है। इसीलिए आज का टॉपिक जो हमने रखा है वो एकदम सिंपल सा टॉपिक रखा है, ताकि आपका जो ये फेस्टिव मूड है वो खराब ना हो। छोटे छोटे 3 सिंपल से फॉर्मूले हैं जिनको आपको समझना है और इस टॉपिक में अप्लाई करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से कवर करते हैं अलोंग विथ खूब सारे क्वेश्चन। चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों, आपने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, अगला नंबर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और ये ऐसे कर करके ये बढ़ते जाते हैं, इनका कोई एंड नहीं होता है। ठीक है, आप जितने चाहो उतने नेचुरल नंबर्स लिख सकते हो, तो आप बोल सकते हो इनका कोई एंड नहीं होता है। तो नेचुरल नंबर्स क्या हो गए? एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स हो गए। ठीक है, काफी सारे नंबर्स हैं इस सीरीज में। ठीक है, नेचुरल नंबर्स की सीरीज में। और आपने होल नंबर भी पढ़ा होगा। होल नंबर क्या होते हैं? ये 0 से स्टार्ट होते हैं, अगला नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और ऐसे कर करके ये भी बढ़ते जाते हैं, इनका भी कोई एंड नहीं होता है। आप जितने चाहो उतने होल नंबर बता सकते हो कि हमारे पास इतने होल नंबर है। ठीक है बच्चों, एक खासियत है नेचुरल नंबर और होल नंबर में। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट है जो इन दोनों में एप्लीकेबल है। बच्चों, वो पॉइंट ये है कि पहली बात तो ये दोनों एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। ठीक है, नेचुरल नंबर भी काफी सारे नंबर्स से मिलके बना है और होल नंबर भी काफी सारे नंबर्स से मिलके बना है। दूसरी कॉमन पॉइंट क्या है कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में, भले ही आप नेचुरल नंबर्स की सीरीज की बात करो या होल नंबर की सीरीज की बात करो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार दो नंबर्स के बीच की बात करो या गैप की बात करो, तो वो सेम है। जैसे नेचुरल नंबर्स की बात करें, अगर नेचुरल नंबर्स के बीच की बात करें, तो जो डिफरेंस 1 और 2 के बीच में है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 का है। ठीक है, वही डिफरेंस कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 4 और 5 क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। इस सीरीज के अंदर नेचुरल नंबर में 4 और 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। 4 और 5 के बीच में भी 1 है। वैसे ही सपोज करो यहाँ 100 लिखा होता और यहाँ 101 लिखा होता, तो ये भी दोनों क्या हो गए? कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। इन दोनों के बीच में भी गैप कितने का है? 1 का है। तो नेचुरल नंबर्स की खासियत ये है कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो गैप होगा वो हमेशा सेम होगा, और हमारे केस में, नेचुरल नंबर्स के केस में, 1 होगा। ठीक है, वैसे ही होल नंबर भी क्या है? एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। ठीक है, होल नंबर की जो सीरीज है, होल नंबर अगर आपसे पूछा जाए होल नंबर क्या है, तो आप सारे होल नंबर लिख दोगे। सारे होल नंबर मतलब जितने आप लिख सकते हो उतने लिख दोगे, और आप बोलोगे कि किसी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या है? सेम है। जैसे अगर 2 और 3 के बीच की गैप की बात की जाए तो वो कितना है? 1 है। 4 और 5 के बीच की गैप की बात की जाए तो वो भी 1 है। यहाँ पे कोई नंबर होता 78 और 79, वो भी होल नंबर की सीरीज का एक पार्ट है। ठीक है, तो 78 और 79 के बीच में भी गैप कितना है? केवल 1 का ही है। इसका मतलब होल नंबर की भी एक खासियत ये है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम है, और इस केस में 1 है। ठीक है, या 1 कह सकते हो या सेम कह सकते हो। ऐसी ही सीरीज को, ऐसी ही तरह की सीरीज को जिसमें काफी सारे नंबर दिए हैं और जिनमें डिफरेंस कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में, लगातार नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, अगर वो सेम है, अगर वो कॉमन है, तो हम बोलेंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि अगर कोई एक आपको सीरीज दी है, आपको काफी सारे नंबर्स दिए हैं, और
आपको ये पता चल जाए कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में, कोई भी आप दो कंसेक्यूटिव नंबर्स उठा लो, कोई भी आप दो लगातार नंबर उठा लो, और अगर डिफरेंस सेम है तो आप बोलोगे जो हमको सीरीज दी गई है वो क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इतनी सी डेफिनेशन है, आपको इससे ज्यादा थ्योरी इसमें है ही नहीं, इस चैप्टर में इससे ज्यादा थ्योरी पार्ट नहीं है, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन है, वो इसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आपने अगर ये चीज समझ ली कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो कलेक्शन ऑफ नंबर्स होते हैं जिनमें कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने प्राइम नंबर्स के बारे में भी पढ़ा होगा, प्राइम नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। प्राइम नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? जिन बच्चों का आंसर है वन वो गलत है। प्राइम नंबर स्टार्ट होता है टू से, क्योंकि वन प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक वन। तो वन का तो केवल एक ही फैक्टर है वन। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स में दो फैक्टर होते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम दो फैक्टर होते हैं। एक तो वो नंबर खुद, जैसे टू के केस में टू एक फैक्टर हो गया और वन एक फैक्टर हो गया, वैसे ही थ्री के केस में केवल थ्री फैक्टर है थ्री का और वन फैक्टर है। टू हो गया प्राइम नंबर, थ्री हो गया प्राइम नंबर, फाइव हो गया। अगला प्राइम नंबर कौन सा है? सेवन है। उसके अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 11 है। तो आपने प्राइम नंबर जरूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से पढ़ो प्राइम नंबर्स होते क्या है, क्योंकि प्राइम नंबर काफी बेसिक सीरीज होती है। आप जब हायर क्लासेस में जाओगे, प्राइम नंबर के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि प्राइम नंबर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज काफी सारी होती हैं, तो वो भी आपको सीखने में मजा आएगा काफी कि प्राइम नंबर्स की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है। तो सबसे पहला या सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है टू, फिर थ्री, फिर फाइव, फिर सेवन, फिर 11, फिर 13, फिर 17, ऐसे कर करके ये भी बढ़ते रहते हैं। ठीक है, इनकी भी कोई लिमिट नहीं होती है, इनका भी कोई एंड नहीं होता है। काफी बड़े बड़े नंबर्स भी प्राइम नंबर होते हैं जिनका केवल दो फैक्टर होता है, एक तो वन और एक वो नंबर खुद। ठीक है, तो प्राइम नंबर भी बढ़ते जाते हैं। जैसे होल नंबर का कोई एंड नहीं है, नेचुरल नंबर का कोई एंड नहीं है, वैसे ही प्राइम नंबर का भी कोई एंड नहीं है, नो एंड। बट जैसा हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर में देखा था कि कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस था वो हमेशा सेम था, किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस था वो सेम था। यहां पे आप एक बार चेक करो, अगर हम टू और थ्री को ले ले, टू और थ्री क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर है, लगातार नंबर है। ठीक है, इनके बीच का जो गैप है वो है वन। लेकिन अगर आप 11 और 13, ये भी क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, लगातार नंबर है, इनके बीच का अगर आप गैप चेक करोगे तो ये है दो। इसका मतलब अलग अलग कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। इसका मतलब ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन में नहीं आएगी। ये वाली सीरीज आपसे बोला जाए कि ये प्राइम नंबर की सीरीज क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि अलग अलग कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? जैसे 17 के बाद कौन सा कंसेक्यूटिव नंबर आता है? 19। ठीक है, प्राइम सीरीज में। फिर 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 20 है नहीं, 21 है नहीं, 22 है नहीं, 23 है। तो अगर 19 और 23 की बात की जाए तो ये भी क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स की सीरीज में। तो 19 और 23 के बीच में तो गैप है 4 का। देखो, 2 और 3 के बीच में कितना गैप है? 1 का। 11 और 13 के बीच में गैप कितना है? 2 का। 19 और 13 के बीच में गैप कितना है? 4 का। तो यहाँ पे अगर डिफरेंट कंसेक्यूटिव नंबर्स लो तो वहां पे डिफरेंट गैप मिल रहा है, इसलिए प्राइम नंबर्स की जो सीरीज है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। जबकि नेचुरल नंबर और होल नंबर की जो सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इतनी बात क्लियर है? तो इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम कहते किसको हैं।
ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम कब किसको बोलेंगे। बच्चों सपोज करो कि एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है चिंटू, और उसकी मंथली पॉकेट है 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए है, और उनके पेरेंट्स ने बोला कि अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे, तुम अच्छे से बिहेव करोगे, तो तुम्हारी हर महीने हम 50 रुपए पॉकेट मनी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब पहले मंथ में उसकी पॉकेट मनी कितनी थी, 100 रुपीज थी। दूसरे मंथ में उसकी पॉकेट मनी 50 रुपए बढ़ गई, इसका मतलब अब इसकी पॉकेट मनी हो गई 150 रुपए, 100 रुपए प्लस 50 रुपए। और तीसरे महीने उसकी पॉकेट मनी फिर से 50 रुपए बढ़ गई, इसका मतलब इसकी पॉकेट मनी हो गई 200 रुपए। फिर उसके भी अगले महीने, चौथे महीने, इसकी पॉकेट मनी हो गई 200 प्लस 50, 250 रुपए। तो आप देख रहे हो कि इसकी जो पॉकेट मनी बढ़ रही है ये 50-50 रुपए करके बढ़ रही है, मतलब फर्स्ट से सेकेंड मंथ के जो बीच का जो गैप है वो 50 रुपीज है। वैसे ही सेकेंड और थर्ड मंथ के जो बीच का गैप है वो है 50 रुपीज। वैसे ही थर्ड और फोर्थ। तो चिंटू की जो पॉकेट मनी है वो बढ़ रही है ऐसे कि दो कंसेक्यूटिव मंथ्स की जो पॉकेट मनी है उनका अगर डिफरेंस निकाला जाए तो वो कॉमन है। इसलिए ये जो पॉकेट मनी की सीरीज है इसकी, चिंटू की, हम बोलेंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज में दी हुई है। ठीक है, ये अरिथमेटिकली प्रोग्रेस हो रही है, इसकी जो पॉकेट मनी है वो अरिथमेटिकली प्रोग्रेस हो रही है, ये बढ़ रही है, और ऐसे बढ़ रही है कि किन्हीं भी 2 महीनों के बीच का जो गैप है वो सेम है, इसीलिए इसको बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो। सपोज करो बच्चों एक टाउन है और उसकी पॉपुलेशन है, एक टाउन है और इसकी पॉपुलेशन है, सपोज करो एक छोटा सा टाउन है, नया नया बसा है अभी, और इस टाउन की पॉपुलेशन इनिशियली है 1000। ठीक है, फर्स्ट मंथ में इस टाउन की पॉपुलेशन है 1000, और जैसे जैसे लोगों को पता चला कि यहाँ पे एक नया टाउन आया है तो लोग यहाँ पे आके रहने लगे, और ज्यादा लोग आके रहने लगे, और हर महीने इस टाउन की पॉपुलेशन जो है वो 500 से बढ़ रही है, मतलब 500 बढ़ रही है हर महीने। तो फर्स्ट मंथ में इस टाउन की पॉपुलेशन कितनी है, 1000 है। सेकेंड मंथ में 500 इस टाउन की पॉपुलेशन और बढ़ गई, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, 1500, क्योंकि 1000 प्लस 500 1500। फिर थर्ड मंथ में इस टाउन की पॉपुलेशन फिर से 500 बढ़ गई, तो इस टाउन की पॉपुलेशन कितनी हो गई टोटल, 2000। ऐसे ही फोर्थ मंथ में इस टाउन की पॉपुलेशन फिर से 500 बढ़ गई, और इस टाउन की पॉपुलेशन अब हो गई 2500। अब अगर आप किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स के बीच का जो डिफरेंस देखोगे तो वो कितना है, 500 का है। फाइव हंड्रेड का है, 500 का है। तो ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स दिए हैं, ठीक है, ये जो नंबर्स दिए हैं 1000, 1500, 2000, 2500, हम बोलेंगे ये जो नंबर्स हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज है। ठीक है, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव पीरियड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली सेम है, वो 500 है, वो 500 है। इसलिए टाउन की जो पॉपुलेशन है वो अरिथमेटिकली प्रोग्रेस हो रही है, प्रोग्रेस मतलब बढ़ना। ठीक है, तो बच्चों ये था एकदम बेसिक सा इंट्रोडक्शन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ टर्म्स, कुछ डेफिनेशन जो आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। बच्चों अब हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ बेसिक डेफिनेशन देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म किसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं, और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो बच्चों एकदम बेसिक सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लो एक, वो है नेचुरल नंबर की सीरीज। ठीक है,
तो सबसे पहला नंबर जो नेचुरल नंबर की सीरीज में आता है वो है 1, फिर अगला नंबर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और ऐसे कर करके ये नंबर बढ़ते जाते हैं। इस नंबर का, इस सीरीज का कोई एंड नहीं है। जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं आप, ये क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जितने भी नंबर्स दिए रहते हैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उन सारे नंबर्स को हम बोलते हैं टर्म। ठीक है, तो हमारा एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, चौथा टर्म ये है, क्योंकि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है कलेक्शन ऑफ नंबर्स से, और उन सारे नंबर्स को हम बोलेंगे टर्म, उन सारे नंबर्स को हम बोलेंगे टर्म। ठीक है, एक चीज और ध्यान देने वाली है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को नॉर्मली हम एपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एपी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप समझ लेना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है। तो ये हमारी जो सीरीज है 1 2 3 4 5 6, और ये एंड, इसका कोई एंड नहीं है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या एपी है ये एक। तो इस एपी में एंडलेस टर्म्स हैं, एंडलेस नंबर्स हैं, और उन सारे नंबर्स को ही हम बोलते हैं टर्म। तो ये भी टर्म है, 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 और जितने और नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सारे क्या हैं, टर्म हैं। ठीक है, तो टर्म समझ में आ गया क्या है, कि टर्म होते हैं नंबर्स ऑफ एपी। ठीक है, एक एपी में जो नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम टर्म बोलते हैं। अब देखो, सबसे पहला जो नंबर लिखा हुआ है वो है 1, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। इस नेचुरल नंबर की सीरीज में जो सबसे पहला नंबर होता है वो होता है 1, इसलिए हम 1 को बोलेंगे फर्स्ट टर्म। जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है वो है 2, इसलिए हम 2 को बोलेंगे सेकेंड टर्म। जो तीसरा नंबर इस सीरीज में लिखा हुआ है वो है 3, इसलिए हम 3 को बोलेंगे थर्ड टर्म। और ऐसे ही 4 को बोलेंगे फोर्थ टर्म, फिफ्थ को बोलेंगे फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ को बोलेंगे सिक्स्थ टर्म, एंड सो ऑन। तो ऐसे बोलते हैं हम किसी नंबर के टर्म की पोजीशन को। अगर हम बोले कि सेकंड टर्म बताओ तो तुम बताओगे 2, अगर हम बोलेंगे कि बताओ थर्ड टर्म कौन सा है तो तुम बोलोगे 3। तो टर्म की जो पोजीशन होती है वो हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होती है, लेफ्ट से स्टार्ट होगी और राइट की तरफ जाएगी। तो अगर हम पूछे आपसे कि पहला टर्म बताओ, इसका मतलब उस सीरीज का जो पहला नंबर होगा आप वो बताओगे, लेफ्ट से जो पहला नंबर होगा आप वो बताओगे कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, और जो सेकेंड टर्म होगा वो आप लेफ्ट से सेकेंड नंबर बताओगे कि ये वाला हमारा सेकेंड टर्म होगा। ठीक है, तो टर्म समझ में आ गया कि टर्म क्या होते हैं, और फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, हमने देखा था कि ये जो नेचुरल नंबर की जो सीरीज है, ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं। क्यों होते हैं, ये 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये इसका मतलब चलता रहेगा चलता रहेगा, इसका कोई एंड नहीं है। हमने देखा था कि नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर की सीरीज में जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनका जो डिफरेंस होता है वो होता है 1, वो होता है 1, ये 1 है। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स है, और हमने डिफरेंस निकाला तो हमें पता चला कि ये तो गैप जो है वो 1 का है। वैसे ही 4 और 5 क्या है, लगातार नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर्स है, तो इनका जो गैप होगा वो भी यहाँ पे 1 दिख रहा है हमें, इसलिए ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं, इसी गैप को हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया बच्चों, गैप
अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, गैप बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, क्योंकि अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लोगे, जो गैप है वो तो हमेशा सेम रहेगा, और उसी को हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। गैप बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ एपी, इसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। इतनी बात आ रही है बच्चों समझ में कि कॉमन डिफरेंस हम किसको बोलेंगे? ठीक है बच्चों, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि हमने जो ये नेचुरल नंबर की सीरीज ली है, उसमें जो नंबर्स हैं, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखा हुआ है और फिर उसके बाद बड़े नंबर राइट में लिखे गए हैं। ठीक है बच्चों, अगर एक दूसरी कलेक्शन ऑफ नंबर्स आपको दे दिया जाए, जैसे सपोज करो कि मैंने आपसे बोला कि एक सीरीज है जिसमें 10 पहला नंबर है, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, 5 है, और ये ऐसे नंबर्स घटते जा रहे हैं। देखो घट रहे हैं, यहाँ पे नंबर यहाँ पे घट रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर दो नंबर्स के बीच में, हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में गैप क्या है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। इसलिए ये वाली सीरीज भी क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि गैप सेम होना चाहिए। दिस इज द ओनली कंडीशन टू बी एन एपी, कि गैप दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बस अब हमें और किसी चीज से मतलब नहीं है कि नंबर्स कैसे हैं, केवल गैप सेम होना चाहिए दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में, किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में, तो हम बोल देंगे वो कलेक्शन ऑफ नंबर्स क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो दिस इज ऑल्सो एन एपी। बच्चों आपको ये पता चल गया कि ये वाला जो सीरीज है, ये वाले जो नंबर्स लिखे हैं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये जो नंबर है, ये जो सीरीज है, ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और दोनों सीरीज में गैप जो है वो 1 का है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। बट एक छोटा सा डिफरेंस है, जब हम डेफिनेशन, जब हम अपनी कॉमन डिफरेंस की बोलते हैं, जब हम डेफिनेशन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस की, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। और डी क्या होता है, हमेशा आप जब वैल्यू निकालोगे, जैसे आपने इस वाली सीरीज में कॉमन डिफरेंस बताया था 1, ठीक है, गैप जो था वो 1 का था। ठीक है, सेकेंड वाले में भी हमने देखा कि जो गैप है वो तो 1 का है। ठीक है, एक छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस ये है कि ऊपर वाली सीरीज में जो गैप है वो है 1। और ये आता कैसे है, आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, आपने जैसे 1 और 2 ले लिया, ये दो कंसेक्यूटिव नंबर, और बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस कर दिया, तो वो आ जाएगी डी की वैल्यू, मतलब कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो 2 - 1 ये आ गया 1। वैसे ही अगर आप 4 और 5 के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालना चाहते हो, गैप निकालना चाहते हो, तो आप हमेशा जो बाद वाला नंबर है 5, उसमें से पहले वाले नंबर्स को माइनस करोगे तो जाके जो वैल्यू मिलेगी, इसी को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और हमें पता है कि एक एपी में जो डिफरेंस होता है, जो कॉमन डिफरेंस अब जो होता है, कॉमन डिफरेंस से अब हम रिफर करेंगे डिफरेंस की जगह, तो ये हमेशा सेम होता है। एक जो माइन्यूट सा डिफरेंस है ऊपर वाली सीरीज में और नीचे वाली सीरीज में, अगर आप नीचे वाली सीरीज के लिए कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, तो अभी मैंने बोला कि कॉमन डिफरेंस जब आप कैलकुलेट करोगे तो बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करना है। इसका मतलब अगर आप दो कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर लेते हो, जैसे 7 और 6 क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है, और बाद में जो नंबर लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है,
उसमें से आपको पहले वाला नंबर माइनस करना है। मतलब इन दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स में जो बाद वाला नंबर है उसको पहले लिखो, माइनस करो पहले वाले नंबर को, जो आंसर मिलेगा यहाँ पे मिलेगा -1। ये आपके कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होगी, ये आपके डी की वैल्यू होगी, इसी को बोलते हैं डी या कॉमन डिफरेंस। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप डिफरेंस निकालो या कॉमन डिफरेंस निकालो एक एपी का, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो हमेशा दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपने ले लिए, हमेशा आपको बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है। इतनी बात क्लियर है, उसी को हम बोलेंगे डी। जैसे और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपके पास कुछ कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं, सपोज करो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है। आपके पास कलेक्शन ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और वो नंबर्स ऐसे लिखे हुए हैं, सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14। ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि क्या ये एपी है, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आप क्या करोगे, आप डिफरेंस निकालोगे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का, डी निकालोगे। डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का। अगर हर बार आपका कॉमन डिफरेंस आपका डी सेम होता है तो आप बोलोगे कि हमारी जो ये सीरीज दी हुई है, हमारी जो ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, ये एपी है, ये एपी में है। तो आप डी जब निकालोगे तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप कंसेक्यूटिव दो नंबर्स लो तो आपको डी निकालने के लिए हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना होता है। तो इस केस में हमारा डी जो हो जाएगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा, वो 2 होगा। वैसे ही अगर आपने 4 और 6 को लिया, ये भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो आप डी निकालने के लिए आप ये भी ले सकते हो। तो डी हमारे केस में हो जाएगा 6 - 4। आपने दो कंसेक्यूटिव नंबर लिए और बाद वाले में से पहले वाले नंबर को माइनस किया, आंसर आएगा 2। वैसे ही आप 2 और 4 ले लो, तो बाद वाले में से पहले वाले को हमेशा माइनस करना है, 2 है। फिर आप 6 और 8 ले लो, तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है, ये हो जाएगा 2। ठीक है। आप सबके लिए जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं सबके लिए चेक करो, अगर डिफरेंस सेम होता है, कॉमन डिफरेंस अगर सेम होता है तो हम बोलेंगे हाँ ये एपी में है। और कॉमन डिफरेंस कितना है इस एपी का, वो है 2, वो है 2, वो है 2, वो है 2। तो कॉमन डिफरेंस एक एपी का निकालने के लिए अगर आपको एपी दी हुई है तो आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का यूज कर सकते हो और बाद वाले में से पहले वाले नंबर को माइनस कर देना, आपका कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है। अगर इसी नंबर्स को, अगर यही सीरीज है सपोज करो और बस ये उल्टी लिखी हुई है, ऐसे लिखी हुई है जिसमें पहला टर्म, जिसमें जो पहला नंबर है वो 14 है, 14, 12, 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, ये नंबर्स ऐसे लिखे हुए हैं जिसमें पहला जो टर्म है वो है 14। तो अब भी आप ये नहीं बोलोगे कि कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 का है। आपको दिख रहा होगा कि गैप 2 का है, लेकिन जब आप इस चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ोगे और डी की वैल्यू निकालोगे, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालोगे, तो आपको कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं, जैसे 8 और 6 ले लिया आपने कंसेक्यूटिव नंबर और बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है। तो बाद वाला मतलब लेफ्ट टू राइट आप चलोगे और देखोगे बाद वाला नंबर कौन सा है, तो बाद वाला नंबर है 6, उसमें से आपको माइनस करना है 8, जो वैल्यू आएगी वो होगी डी की वैल्यू, ये हो गई -2। वैसे ही अगर आपने दो कंसेक्यूटिव नंबर 12 और 10 लिए तो इसमें बाद वाला जो नंबर है वो है 10, पहले वाला नंबर है 12, तो आपका जो डी की वैल्यू आएगी वो आएगी -2। अगर आपने 8 और 6 लिया, 8 और 6 तो ऑलरेडी ले चुके हम, अगर हमने 4 और 2 लिया तो डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 2 - 4। बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है एपी का कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। ठीक है। तो ये हो जाएगा -2। देखो यहाँ पे भी -2,
यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2। इसका मतलब जो हमें कॉमन डिफरेंस मिल रहा है किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में, वो हमेशा सेम मिल रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो पॉजिटिव है कि वो निगेटिव है, सेम होना चाहिए। अगर सेम है सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस, तो आप बोलोगे ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये हमारे एपी में है, ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो डी जो है, डी कैन बी पॉजिटिव एंड डी कैन बी निगेटिव। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। यहां पे आपकी डी जो आ रही थी वो पॉजिटिव आ रही थी, और यहां पे जो आपकी डी है वो निगेटिव आ रही है। हम एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं अगर डी आपको पॉजिटिव दिया है तो। देखो यहां पे हमारे केस में फर्स्ट वाला जो, ये वाला जो फर्स्ट वाला एग्जांपल लिया है हमने, डी क्या है, पॉजिटिव है। देखो डी जो है वो पॉजिटिव है, डी की वैल्यू जो आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो नंबर्स जो होंगे वो इंक्रीज करेंगे अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो। ठीक है, नंबर्स क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे, नंबर्स विल इंक्रीज। ठीक है, और अगर आपकी डी की वैल्यू निगेटिव है, डी की वैल्यू जो है निगेटिव है, तो नंबर्स क्या होंगे, वो डिक्रीज करेंगे, वो डिक्रीज करेंगे अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नंबर इंक्रीज कब करेंगे, जब डी की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर आप डी की वैल्यू निगेटिव लेते हो, या डी की वैल्यू अगर आपकी निगेटिव है, तो नंबर्स क्या होंगे, वो डिक्रीज होंगे अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे। ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है आपके क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपकी डी की वैल्यू पॉजिटिव है और आपकी जो सीरीज है वो तो डिक्रीज हो रही है, तो आप समझ जाना आपका नंबर, आपकी जो डी की वैल्यू आई है वो गलत है। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है और आपकी सीरीज बढ़ रही है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, तो एक कुछ टिप्स होती हैं वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये आपका आंसर सही है कि नहीं सही है, तो उसके लिए काफी हेल्पफुल है। तो आपको समझ में आ गया कि डी की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, डी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर सपोज करो एक तीसरे तरह का एग्जांपल लिया मैंने, कि मैंने लिखा 3 3 3 3 3 3 3, ऐसे कर करके मैंने खूब सारे नंबर लिए और वो सारे नंबर 3 हैं, वो सारे नंबर 3 हैं। अगर आप दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस निकालोगे, तो आप क्या निकालोगे, d इज इक्वल टू बाद वाला नंबर माइनस पहले वाला नंबर, तो ये हो गया 0। फिर से अगर आप इन दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को लो तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगी, d की वैल्यू 3 - 3। अगर एक सीरीज में सेम नंबर है, अगर एक सीरीज में सेम नंबर है, तो d की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी या वो सेम आएगी, वो सेम आएगी। और हमने पढ़ा है अगर d की वैल्यू अगर सेम होती है, भले ही वो 0 हो, आपकी जो सीरीज होगी वो एपी होगी, वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। इसका मतलब आपकी जो सीरीज दी हुई है उसमें दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के जो बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम है, इसलिए वो एपी है। तो ये जो हमारी सीरीज लिखी हुई है ये भी क्या है, ऑल्सो एन एपी, ये भी क्या है, एक एपी है। इतनी बात क्लियर है बच्चों। सपोज करो आपके पास सीरीज दी हुई है, ये आपके पास एक एपी दी हुई है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, आपको पता है ये नेचुरल नंबर की सीरीज है, काफी बार हमने देख लिया है। ठीक है, जो पहला नंबर है उसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, जो दूसरा नंबर है उसको हम बोलेंगे सेकेंड टर्म, जो तीसरा नंबर है उसको हम बोलेंगे थर्ड टर्म। या कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको और समझने में इजी हो। बच्चों सपोज करो आपको एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं और वो नंबर्स हैं 3 7
11, 15, 19 और ऐसे कर करके नंबर्स ऐसे हैं। आपसे सबसे पहले तो अगर पूछा जाए कि ये जो नंबर्स की सीरीज लिखी हुई है, ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं, क्या ये एपी है, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, तो आप क्या करो, केवल और केवल आपको दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो चेक करना है, और अगर सेम है वो हर टाइम, तो आप बोलोगे कि ये जो सीरीज दी हुई है ये एपी है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अगर हम इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालें तो वो क्या आएगा, डी की वैल्यू आएगी, डी बोलो या कॉमन डिफरेंस बोलो, तो वो आएगा, डी की वैल्यू आएगी 7 - 3, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है, तो ये आ जाएगी 4। वैसे ही अगर 7 और 11 जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, जो लगातार दो नंबर लिखे हुए हैं, उनका भी अगर डिफरेंस निकालें तो ये 11 - 7 लिखेंगे, तो यहाँ से भी आ जाएगी हमारे पास 4। वैसे ही अगर 11 और 15 जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका भी डिफरेंस निकालें तो हम लिखेंगे 15 - 11 इज इक्वल टू 4। और वैसे ही 15 और 19 जो लगातार नंबर दिए हुए हैं, जो कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखे हुए हैं हमारी सीरीज में, अगर उनका डिफरेंस निकाले तो ये है 19 - 15, ये भी है 4। इसका मतलब हर कंसेक्यूटिव नंबर्स के जो बीच का जो डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है, वो 4 है। वो 4 है, इसलिए हम बोलेंगे जो हमारी सीरीज दी हुई है, जो हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, वो एपी है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि यस, दिस इज एपी, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ फर्स्ट टर्म कौन सा है, पहला टर्म कौन सा है, तो आप कहोगे कि जो सबसे पहला नंबर लिखा हुआ है, अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो सबसे पहला नंबर लिखा हुआ है वही हमारा फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म होगा। इसी फर्स्ट टर्म को हम एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A1 से। ठीक है, ए है और फिर ये सबस्क्रिप्ट है 1। ठीक है, तो ये हो गया A1। अगर हम आपसे पूछें कि दूसरा टर्म कौन सा है, तो आप बोलोगे 7 है, क्योंकि 7 जो है वो लेफ्ट से अगर आप चलते हो तो सेकंड नंबर पे जो नंबर है वही, उसी को बोलेंगे सेकंड टर्म। तो ये हमारा हो गया सेकंड टर्म। इसको हम A2 भी बोलते हैं, A है और सबस्क्रिप्ट में 2 है। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ थर्ड टर्म कौन सा है, तो आप लेफ्ट टू राइट चलो और जो तीसरे नंबर पे जो नंबर है उसी को आप बोलोगे थर्ड टर्म। और इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो A3, A और सबस्क्रिप्ट में 3, तो ये A3 हो गया। और वैसे ही इसको आप कह सकते हो A4, इसको आप बोल सकते हो A5 एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे जैसे नंबर होंगे, यहाँ पे सपोज करो अगला नंबर कौन सा होगा, 23 होगा, तो इसको आप बोल सकते हो A6। A6 मतलब सिक्स्थ पोजीशन पे, सिक्स्थ टर्म कौन सा है उसको बोलेंगे A6। ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलो और सिक्स्थ नंबर पे जो भी नंबर होगा उसको आप बोलोगे A6। ठीक है बच्चों, इसको मिटा देते हैं। बच्चों फर्स्ट टर्म के लिए एक चीज और यूज करते हैं, एक सिंबल और यूज करते हैं। A1 की जगह आप A भी यूज कर सकते हो, सिंपली A। अगर आपसे बोला जाए कि A की वैल्यू 3 है, तो आप समझ लेना कि आपकी जो AP दी हुई है, आपकी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, उसमें पहला जो टर्म है वो 3 है। अगर आपसे बोला जाए A की वैल्यू 5 है, तो आप समझ जाना कि जो पहला टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है, A1 की वैल्यू 5 दी हुई है, इतना समझ जाना। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को हम A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, इसको आप A1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको आप A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एक AP के लिए दो सिंबल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो A का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, A रिप्रेजेंट्स फर्स्ट टर्म, और दूसरी जो चीज है वो है D। D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस।
और मैंने आपको बताया है कि डी कैसे निकालते हैं, गैप बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लो और उनके बीच का गैप, और गैप कैसे निकालोगे, हमेशा और हमेशा बाद वाले नंबर में से पहले वाला नंबर माइनस करना है, वही होगा डी। जैसे इस सीरीज की बात करें तो 15 और 19 क्या है, दो कंसेक्यूटिव नंबर है, और आप डी कैसे निकालोगे, 19 माइनस 15, हमेशा बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करना है। अब हमें पता है कि 19 जो है वो फिफ्थ पोजीशन पे है, वो फिफ्थ नंबर पे है, और इसको हम A5 भी लिख सकते हैं 19 को, और 15 को हम A4 भी लिख सकते हैं। तो D की वैल्यू हो गई A5 माइनस A4। वैसे ही अगर हम D की वैल्यू, अगर हम 11 और 15 का यूज करके निकालना चाहें तो हम 15 माइनस 11 लिखेंगे। 15 क्या है, A4 है, और 11 क्या है, A3 है। तो आप D को A4 माइनस A3 भी लिख सकते हो, बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को आपने माइनस कर दिया, ठीक है। वैसे ही D की वैल्यू आप कैसे लिख सकते हो, A3 माइनस A2। वैसे ही आप D को क्या लिख सकते हो, A2 माइनस A1, ठीक है। वैसे ही आप D को क्या लिख सकते हो, A6 माइनस A5, क्योंकि A5 और A6 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए, डी निकालने के लिए, आप हमेशा बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस कर दो, ठीक है। तो आपकी डी की वैल्यू निकल जाएगी, आपकी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो बच्चों सपोज करो आपके पास एक एपी दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट टर्म है A1, सेकेंड टर्म है A2, थर्ड टर्म है A3, A4, A5, A6, A7, और ये ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, एक सीरीज है आपकी, ठीक है, एपी की। ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। हमने अभी देखा है कि A1 को आप A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, केवल अगर A बोला जाए तो A से भी आप A1 को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अभी अभी जस्ट हमने देखा है कि D निकालने के लिए आप किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को ले लो, तो हमने A1 और A2 को ले लिया, और बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस कर दो, ठीक है। तो आपका D हो गया A2 माइनस A1, और हम A1 की जगह A भी लिख सकते हैं, A1 की जगह क्या लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं केवल। तो D की वैल्यू हो गई A2 माइनस A, A1 की जगह हमने A लिख लिया केवल। तो यहां से अगर आप A2 की वैल्यू निकालोगे तो ये माइनस A है, जब इधर जाएगा तो प्लस A हो जाएगा। तो D प्लस A इज इक्वल टू A2, मतलब A2 की वैल्यू क्या आ गई, D प्लस A, या इसको A प्लस D भी लिख सकते हैं। मतलब अगर आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता है और D पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो आपको A2 की वैल्यू मिल जाएगी। A2 क्या हो गया, D प्लस A या A प्लस D। वैसे ही बच्चों D की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर आपने दो कंसेक्यूटिव टर्म्स A2 और A3 को ले लिया तो D की वैल्यू मिलेगी बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, तो A3 माइनस A2 मिल गई। और D इज इक्वल टू, अभी अभी आपने A2 की वैल्यू A प्लस डी निकाली है, A प्लस डी निकाली है, तो A2 की जगह हम क्या रख देंगे, A प्लस डी। आप इसको सॉल्व कर लो, D की वैल्यू आ जाएगी A3, और ये माइनस है तो ये ब्रैकेट खुलेगा, तो ये हो जाएगा A3 माइनस A माइनस डी, ठीक है, ये हो गया। अब A3 को आप राइट साइड में रखे रहो, बाकी चीजों को आप लेफ्ट साइड में भेज दो। तो माइनस ए है तो प्लस ए हो जाएगा, और माइनस डी है तो प्लस डी हो जाएगा। तो A3 राइट साइड में है, और ये क्या बन जाएगा, D प्लस ए प्लस डी, ठीक है। D प्लस डी ये हो जाएगा 2D, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, A प्लस
2d इज इक्वल टू A3। तो A3 की वैल्यू आपको मिल गई, A3 की वैल्यू आपको मिल गई A प्लस 2d मिल गई। A3 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, A प्लस 2d मिल गई, इतनी मिल गई वैल्यू। ठीक है, वैसे ही अगर आपको d निकालना है, अगर आपको d निकालना है A3 और A4 का यूज करके, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स है, और d तो आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर लो और बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, तो आपकी d की वैल्यू निकल जाएगी, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, यहां से फिर हम क्या लिख सकते हैं कि A4 की जो वैल्यू है ये -A3 है, जब इधर जाएगा तो +A3 हो जाएगा, तो A4 क्या हो जाएगा, D प्लस A3 हो जाएगा, ये हो जाएगा A4। और A3 की जगह आप क्या लिख दो, ये वाली वैल्यू, क्योंकि A3 जस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया है कि A3 जो होता है वो A प्लस 2D होता है। तो आप क्या लिख सकते हो, D प्लस A3 की जगह A प्लस 2D लिख दिया आपने, तो ये हो गया A4 के बराबर। D प्लस 2D ये हो जाएगा 3D। तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, A प्लस 3D इज इक्वल टू A4। तो A4 की वैल्यू हो गई A प्लस 3D। अगर आपको केवल A पता है, मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता है, और आपको D पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो आप A4 की वैल्यू निकाल सकते हो। A4 मतलब जो फोर्थ पोजीशन पे जो नंबर है, आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, केवल और केवल अगर आपको A पता है और D पता है। बच्चों यहाँ पे आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सारी चीजों को हटा देते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा है। A1 जो है फर्स्ट टर्म वो A है, A2 A प्लस D है, A3 A प्लस 2D है, A4 A प्लस 3D है। तो सोचो A5 क्या होगा, ये हो जाएगा A प्लस, सब जगह A है A है A है प्लस, और अगर 4 था तो ये 3 हो गया, 3 था तो ये 2D हो गया, 2 था तो ये 1D हो गया, तो A5 है तो ये हो जाएगा प्लस 4D। वैसे ही A6 हो जाएगा A प्लस 5D। इसका मतलब अगर आपको A पता है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता है, और आपको D की वैल्यू पता है, तो आप A6 की वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे ही A7 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 6D एंड सो ऑन। ठीक है, आपको कोई भी टर्म पता करना है तो आप A की वैल्यू पता लगा लो और D की वैल्यू पता कर लो, तो आपको वो वाला टर्म की वैल्यू पता चल जाएगी। इसी फॉर्म को बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ये एपी का एक जनरल फॉर्म है। ठीक है, इसका मतलब A1 A2 A3 A4 A5 अगर आपकी एक एपी है, तो A1 जो है वो A से रिप्रेजेंट कर सकते हो, A2 A प्लस D से, A3 A प्लस 2D से, A4 A प्लस 3D से, A5 A प्लस 4D से, एंड सो ऑन। ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ एपी हो गया। ठीक है, एकदम बेसिक सी चीज है। हमें केवल और केवल थ्योरी यही पढ़ी है कि एक एपी के अंदर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के जो बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम होता है, वहीं से ये सारी चीजें आ रही हैं। कुछ हमने नया नहीं पढ़ा है। आगे चलते हैं और कुछ छोटी छोटी चीजें और देख लेते हैं कि एक फाइनाइट एपी क्या होती है और एक इनफाइनाइट एपी क्या होती है। बच्चों है तो दोनों एपी, दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका मतलब हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा, भले ही वो फाइनाइट एपी हो, भले ही वो इनफाइनाइट एपी हो। डिफरेंस केवल इतना और इतना है कि फाइनाइट एपी में लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर बोला जाए कि ये एक एपी है 2 4 6 8, ये एक एपी है, तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। आप निकाल के देखो, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2। तो हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है, और ये इसलिए एपी है।
और फाइनाइट किस लिए है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स हैं, 4 नंबर्स हैं जिससे ये एपी बन रही है। इनफाइनाइट एपी क्या होती है, अगर इसी को ये 2 4 6 8 और डॉट 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 करके लिख दें, इसका मतलब यहाँ पे नंबर्स कभी खत्म नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अगला नंबर 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 14 हो सकता है, और ये भी डॉट 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 है, मतलब ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे, कभी खत्म नहीं हो रहा है। और हर दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, अभी भी 2 का ही है। तो बस डिफरेंस इतना है कि इनफाइनाइट एपी में इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इसलिए वो इनफाइनाइट एपी होती है। और फाइनाइट एपी में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, एक लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, एक लिमिटेड नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं, इसलिए वो फाइनाइट एपी होते हैं। दोनों में डिफरेंस जो होता है कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का, वो सेम होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो कॉमन डिफिनीशंस देखी है जो आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेगा कि बताओ डी की वैल्यू कितनी है, बताओ ए की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें डायरेक्टली आपसे आपसे ये नहीं बोलेगा कि फर्स्ट टर्म बताओ, आपसे पूछेगा कि ए की वैल्यू बताओ या डी की वैल्यू बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि डी का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है। अब इन्हीं के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे तो आपके और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि ए का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, हम निकालते कैसे हैं कॉमन डिफरेंस को, ठीक है। चलो बच्चों क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको 3 सीक्वेंस दिए हुए हैं और तीनों में बताना है कि कौन सी जो सीक्वेंस है, कौन सी जो सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो हमें पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए केवल और केवल यही कंडीशन होनी चाहिए, केवल और केवल एक ही कंडीशन होती है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स के जो बीच का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, बाकी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास पहला सीक्वेंस दिया हुआ है 5 8 11 14 एंड 17। तो आपके पास ये कंसेक्यूटिव नंबर है, ये कंसेक्यूटिव नंबर है, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है, और ये आपको चेक करना है कि क्या हर कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारा पहला कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए हुए हैं वो 5 और 8 है, तो डी निकाल के देखते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। अब ये निकालने के लिए हम हमेशा कंसेक्यूटिव नंबर्स तो हमने ले लिया 5 और 8। अब इसमें से भी जो बाद वाला नंबर है उसको पहले लिखेंगे, फिर करेंगे माइनस और फिर पहले वाला नंबर। तो डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3, ठीक है। तो 8 और 5 के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 बोलेंगे। वैसे ही जो दूसरा हमारा कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं वो है 8 और 11। तो डी कितना आ जाएगा, 11 माइनस 8, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे वो हो जाएगा 3। फिर 11 और 14 के बीच का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे, ये फिर से आ जाएगा 3। और 14 और 17 ये भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इनका अगर डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 17 माइनस 14, ये हो जाएगा 3। हर केस में हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के जो बीच का डिफरेंस है वो हमेशा 3 है, वो हमेशा सेम है। तो हम बोलेंगे हमारे पास जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है सीक्वेंस। पहला फर्स्ट का ए, यस। फिर हमारे पास एक दूसरा सीक्वेंस दिया हुआ है 1 4 9 16 25, ठीक है। तो और एक कंसेक्यूटिव नंबर्स ये हो गए। फिर कंसेक्यूटिव नंबर्स 4 और 9 भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 9 और 16 भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, और 16 और 25 भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो हमें हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालना है। अगर हम 1 और 4 के बीच का डिफरेंस निकालें तो हमें 4 माइनस 1 करना पड़ेगा, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करो तो ये आ जाएगी 3। अगर आपने 4 और 9 को लिया क्योंकि ये भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो आपको डी निकालने के लिए 9 माइनस 4 करना पड़ेगा बाद वाले में से पहले वाले को। तो 9 माइनस 4 ये हो जाएगा 5। आप यहीं पे देखो कि अगर आपने 1 और 4 लिया तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो तो 3 है, बट 4 और 9 के जो बीच का डिफरेंस है वो है 5। इसका मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के जो बीच का डिफरेंस है वो सेम नहीं है, इसलिए ये वाला जो सीक्वेंस है
ये सीक्वेंस हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। थर्ड वाला सीक्वेंस लेंगे, इसमें इस सीक्वेंस में जितने भी नंबर्स हैं वो सेम नंबर है, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 10 और 10 की अगर बात की जाए, फर्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो ये 10 और 10 है, और 10 और 10 के बीच में डिफरेंस आ जाएगा 10 माइनस 10, ये हो जाएगा 0। वैसे ही इन दोनों नंबर्स के बीच में भी डिफरेंस कितना होगा, 0, 10 माइनस 10। इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 माइनस 10, 0। इन दोनों के बीच में भी 10 माइनस 10, वो भी हो जाएगा 0। इसका मतलब किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस अगर आप निकाल रहे हो तो वो है 0, वो है सेम। इसलिए ये वाला जो सीक्वेंस है ये है एपी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसी तरह के आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे कि पूछेगा कि बताओ ये एपी है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है कि हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालो, अगर वो सेम है तो आप बोलोगे हाँ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपको ये बोल रखा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि क्या दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं है, आपको ऑलरेडी दे रखा है। ये फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक में मतलब नीचे दिए हुए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए इनका फर्स्ट टर्म निकालो। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको पता चल गया, तो उसका फर्स्ट टर्म या जिसको बोलते हैं ए, वो कौन सा है, तो फर्स्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, जो पहला नंबर लिखा हुआ है। तो पहला नंबर क्या है, 7 है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 7। आपको लेफ्ट से राइट जाना है और देखो कि पहला नंबर कौन सा लिखा हुआ है, वही होगा फर्स्ट टर्म, और उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। इसको आप A1 भी बोलते हो, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो A1 की वैल्यू भी 7 है, ठीक है। बट जनरली हम ए से बोलते हैं, ए की वैल्यू पूछते हैं, ए की वैल्यू है 7। और अब आपसे पूछा है कि कॉमन डिफरेंस डी निकालो। तो आपको पता है क्योंकि ये एपी दिया हुआ है, क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा है, तो आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स ले सकते हो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लो, आपको उन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो सपोज किया मैंने 7 और 3, ये क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ये लगातार नंबर लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, 7 और 3 को, ठीक है। और मैंने 7 और 3 का डिफरेंस निकाला, तो डी की वैल्यू क्या हमें लिखनी है, बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करना है। तो ये हो जाएगी 3 माइनस 7 माइनस 4। आप 7 माइनस 3 नहीं लिखोगे, डी की वैल्यू, डी की वैल्यू बाद माइनस पहला नंबर, ठीक है। तो 3 माइनस 7 माइनस 4 ही वैल्यू होगी, ना कि 4 होगी। आप अगर 3 और माइनस 1, क्योंकि 3 और माइनस 1 भी क्या है, ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, 3 के बाद माइनस 1 आ रहा है। तो आपको जब डी की वैल्यू अगर निकालनी है तो आप बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस कर दो, ठीक है। तो ये भी आ जाएगी आपकी -4। देखो यहाँ पे भी -4, यहाँ पे भी -4, ठीक है। अगर आपने -5 और -9 को ले लिया, क्योंकि -5 और -9 ये भी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, अगल बगल लिखे हुए हैं, एक के बाद एक लिखे हुए हैं। तो -5 और -9 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। अगर आपको डी की वैल्यू निकालनी है तो आप पहले बाद वाला नंबर लिखो और उसमें से माइनस करो पहले वाले नंबर को। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, डी की वैल्यू, ये बाद वाला नंबर है, ये पहले वाला नंबर है, और बाद वाले नंबर में से आपने पहले वाले नंबर को माइनस कर दिया, मतलब बाद वाला नंबर माइनस पहले वाला नंबर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -9, और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू -4। देखो यहां से भी -4 आ रही है, तो आपकी डी की वैल्यू क्या हो गई, -4, और ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू हो गई 7, ठीक है। ए मतलब फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, इसलिए कॉमन डिफरेंस बोल दिया कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो है -4, ठीक है। चलो अगली जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दी हुई है
वो ये दी हुई है -2, -7, -12, -17, -22 ऐसे दी हुई है। इसका मतलब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो पहला नंबर दिख रहा है, अगर लेफ्ट से राइट चले, पहला नंबर जो दिख रहा है वो है -2, तो ए की वैल्यू हो जाएगी -2, क्योंकि ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है और फर्स्ट टर्म -2 है। ए की वैल्यू हो गई -2। अब आपसे पूछ रहा है डी की वैल्यू बताओ या कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बताओ। तो आपको पता है कि आपकी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका मतलब किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, तो डी की वैल्यू निकालने के लिए आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लो। सपोज कि आपने -12 और -17 लिया, तो आप -17 में से बाद वाले नंबर में से, ये -12 और -17 लिया, आपने बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करना है। तो आप लिखोगे बाद वाला नंबर और पहले वाला नंबर और बीच में लगाओगे माइनस का साइन। बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करना है, तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे। तो ये हो जाएगा -17 और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +12। -17 + 12 ये हो जाएगा -5। तो डी की वैल्यू आपकी -5 होगी। अगर आपको वेरीफाई करना है क्या डी की वैल्यू -5 ही है, वैसे तो डी की वैल्यू -5 आ गई, आपको और ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो डी है, वो भी क्या -5 आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको दे रखा है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका मतलब आप -2 और -7 लेके डी की वैल्यू निकालो या -12 और -17 लेके डी की वैल्यू निकालो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। बट फिर भी हम वेरीफाई करने के लिए एक बार -2 और -7 ले लेते हैं, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करना है। तो ये हो जाएगा -7 + 2, यहां से भी डी की वैल्यू -5 आ जाएगी। डी की वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गई। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए की वैल्यू -2 और डी की वैल्यू -5। बच्चों एक चीज मैंने बता रखी है, आप जब मैंने थ्योरी बताई थी तो एक चीज मैंने बताई थी कि अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो नंबर्स बढ़ते हैं अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओ, और डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो नंबर्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। और डी की वैल्यू अगर निगेटिव है तो नंबर क्या होते हैं, घटते हैं। देखो हमारे बी वाले क्वेश्चन में डी की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, इसका मतलब नंबर घट रहे हैं। ठीक है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो नंबर क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। सबसे बड़ा नंबर है -2, नंबर घटा है -7, फिर और नंबर घट गया -12। ये 2, 7 और 12 नहीं है, ये -2, -7 और -12 है। -2 सबसे बड़ा नंबर है इन तीनों में, फिर -7 है, फिर -12 है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डी की वैल्यू निगेटिव है। डी की वैल्यू निगेटिव है, इसलिए आपको जो नंबर्स मिल रहे हैं वो घटते हुए मिल रहे हैं अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो। ठीक है, तो आप इस चीज का भी ध्यान दे सकते हो कि अगर आपकी डी की वैल्यू निगेटिव है तो आपका जो नंबर होगा, आपके जो नंबर्स होंगे वो घट रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हमें ए निकालना है, हमें डी निकालना है। ठीक है बच्चों, एक जनरल ऑब्जर्वेशन यहाँ देखो, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो नंबर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, नंबर्स आर इंक्रीजिंग। तो आप खुद बताओ कि डी की वैल्यू निगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी। तो डी की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि नंबर बढ़ रहे हैं अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। अभी हमें नहीं पता कि डी की वैल्यू क्या है, ठीक है, अभी हमें नहीं पता, लेकिन हमारा जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही होगा, इसकी तो गारंटी है। तो सबसे पहले ए निकालते हैं। ए का मतलब होता है दिए हुए एपी में, दी हुई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो पहला टर्म है, तो पहला टर्म क्या है, 0.5। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 0.5।
0.5 को आप हाफ भी लिख सकते हो, तो आंसर कैसे भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया ए। अब आपको पता है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि इन द फॉलोइंग एपीज, तो इसका मतलब एपी तो है। और अब आपको डी निकालना है। डी का मतलब आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर सेलेक्ट कर लो और उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो। तो डी निकालने के लिए सपोज किया कि मैंने 1.5 और 2 को सेलेक्ट किया, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। 1.5 और 2.0 को सेलेक्ट किया और ये दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। इन दोनों के बीच का जब डिफरेंस निकालोगे, जब आप डी की वैल्यू निकालोगे, तो हमेशा बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करना है आपको। तो 2.0 माइनस 1.5 ये हो जाएगा 0.5। अगर ये आपको नहीं निकालना आता है तो बच्चों थर्ड क्लास की बुक में जाओ और आपको डेसिमल को प्लस माइनस करना सिखाया जाएगा वहां पे, वहां से आप सीख के आओ। ठीक है, तो डी की वैल्यू आ गई 0.5। बहुत बेसिक सा है, मतलब हो सकता है 10% बच्चों को शायद ये भी ना आए। तो आपको अभी एपी छोड़ के आपको थर्ड क्लास की बुक पे जाओ, आप पहले वो करके आओ, फिर आप एपी आके पढ़ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर हमें वेरीफाई करना है, डी की वैल्यू हमें मिल गई 0.5। अगर हमें वेरीफाई करना है क्या ये सही वैल्यू हमने निकाली है, तो आप कोई और दो कंसेक्यूटिव नंबर और ले लो। सपोज किया मैंने डी निकालने के लिए 1.0 और 1.5 को सेलेक्ट किया, तो डी की वैल्यू क्या होगी, बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को हमें माइनस कर देना है। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 1.5 माइनस 1.0, तो ये भी हो जाएगी 0.5। 1.5 माइनस 1.0, देख लो बच्चों, 5 में से 0 गया 5, 0.1 में से 1 गया 0, तो ये हो गई 0.5। तो हमारी इस वाली सीक्वेंस के लिए डी की वैल्यू हो गई 0.5 और ए की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू क्या हो गई, फर्स्ट वाला टर्म जो है 0.5। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें आपको नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं, बल्कि उसको क्वेश्चन की फॉर्म में दिया हुआ है और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे कुछ वैल्यूज निकालने के लिए बोल रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रियल लाइफ सिचुएशंस, आपको रियल लाइफ सिचुएशन दी हुई है और पूछ रहा है कि किस सिचुएशन में जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बन रहे हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और आपको जस्टिफाई करना है आंसर, और आपको कॉमन डिफरेंस भी निकालना है अगर आपकी एपी बन रही है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन अ सेविंग अकाउंट if 500 is deposited every month starting with an initial amount of 1000। तो कह रहा है कि एक सेविंग अकाउंट में बैंक के अंदर अकाउंट है। ठीक है, तो कई तरह के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, उससे आपको मतलब नहीं है। सेविंग अकाउंट का मतलब जहाँ पे सेविंग की जाती है। तो सेविंग अकाउंट है जिसके अंदर हर महीने 500 रुपए डिपॉजिट हो रहे हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग में उस अकाउंट में 1000 रुपए हैं। तो सपोज करो फर्स्ट मंथ में 1000 रुपए हैं, सेकेंड मंथ में अगर 500 रुपए और डिपॉजिट कर दिए गए, तो टोटल अमाउंट उस सेविंग अकाउंट में कितना होगा, 1500 हो गया, क्योंकि 1000 पहले से थे, 500 और जुड़ गए, तो 1500 रुपीज उस अकाउंट में है। थर्ड मंथ में 1500 पहले से पड़े थे, 500 आपने और जोड़ दिए, 500 आपने और डिपॉजिट करवा दिए, तो थर्ड मंथ में टोटल अमाउंट जो होगी सेविंग अकाउंट में वो 2000 होगी। फोर्थ मंथ में 2000 पहले से थी, 500 आपने और डिपॉजिट कर दिए, तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई 2500 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही करके फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, इन सारे महीनों की आप जो आपके सेविंग अकाउंट में मनी डिपॉजिटेड है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये देखना है कि ये जो नंबर्स हमारे बन रहे हैं, ये जो सीक्वेंस बन रही है, क्या ये एपी में है, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लो। ठीक है, अब ये सीरीज ऐसे लिखी हुई है, 1000, सबसे पहला नंबर 1000, दूसरा नंबर 1500,
तीसरा नंबर 2000, चौथा नंबर 2500 एंड सो ऑन। ठीक है, आप चाहो तो इसके आगे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमें चेक करना है क्या ये एपी है कि नहीं है, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लो, डी निकाल लो। तो 1000 और 1500 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। अगर आपने इन दोनों का डी निकाला तो डी की वैल्यू आएगी 1500 माइनस 1000, क्योंकि बाद वाले में से आपको पहले वाला नंबर माइनस करना है, तो ये हो जाएगी 500। ठीक है, वैसे ही अगर आपने इन दोनों को चूज किया कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए, तो आपको डी निकालने के लिए बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है। तो डी की वैल्यू आ गई यहां से भी 500। वैसे ही अगर आपने इन दोनों को सेलेक्ट किया तो डी की वैल्यू निकालने के लिए आपको बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है। तो यहां से भी आ गई हमारे पास 500। देखो डी की वैल्यू यहां से भी 500, यहां से भी 500 और यहां से भी 500। अगर सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है अगर वो सेम होता है तो हम बोलेंगे हाँ ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हाँ, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द हाइट ऑफ वाटर इन अ टैंक दैट लूजेज 8 लीटर्स पर आवर ड्यू टू अ लीक स्टार्टिंग विथ 120 लीटर। ठीक है, तो सपोज करो आपके पास एक टैंक है, इसमें टोटल इनिशियल जो वाटर है वो 120 लीटर है। ठीक है, जब आपने देखा तो 120 लीटर था और हर घंटे 8 लीटर इसमें से पानी लीक हो जाता है। तो सबसे पहले वाले घंटे में सपोज करो अगर फर्स्ट आवर में अगर देखा आपने तो 120 लीटर था। ठीक है, सेकेंड आवर में 8 लीटर लीक हो गया। तो सेकेंड आवर में अगर आप देखें दूसरे घंटे में कितना पानी बचा, तो 120 माइनस 8, तो ये कितना हो गया, 112 लीटर पानी आपके पास बचा। ठीक है, अगर थर्ड आवर की बात की जाए तो आपके पास 112 लीटर पानी बचा था, उसमें से 8 लीटर और चला गया। तो 112 माइनस 8 ये कितना हो जाएगा, 104 लीटर आपके पास पानी बचा। ठीक है, फोर्थ फोर्थ आवर में क्या होगा, आपके पास 104 लीटर बचा था, उसमें से 8 लीटर और चला गया। तो आपके पास कितना पानी बचा, आपके पास बचा 96 लीटर। फिफ्थ में कितना होगा, 96 में से 8 लीटर और चला गया तो आपके पास बचा 88 लीटर पानी। तो बच्चों इसको अगर आप ऐसे लिख लो 120 112, ये जो सीक्वेंस बन रहा है नंबर्स का कि कितना पानी बचा है। ठीक है, हर घंटे के बाद, हर घंटे 8 लीटर लूज हो गया तो आपके पास कितना पानी बचा है हर घंटे के बाद, तो ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो बच्चों देखो कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लो तो डी कितना है पहले आप वो निकाल लो। अगर इन दोनों के बीच में डी निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 112, क्योंकि बाद वाले में से आपने ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स लिया, बाद वाला नंबर कौन सा है 112, उसमें से आपको पहले वाला नंबर माइनस करना है। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 112 माइनस 120, ये हो जाएगी -8। वैसे ही अगर आपने इन दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स को चूज किया तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है तो ये हो जाएगा -8। 104 माइनस 112 -8। अगर आपने इन दोनों नंबर्स को चूज किया जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 96 माइनस 104, यहाँ से भी डी की वैल्यू आ जाएगी -8। अगर आपने इन दोनों नंबर्स को चूज किया तो डी की वैल्यू आ जाएगी 88, बाद वाला नंबर माइनस पहले वाला नंबर, तो ये हो जाएगा -8, यहाँ से भी -8 आ रही है। कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स आप ले रहे हो तो डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है -8। वाटर का जो अमाउंट बचा हुआ है उसको अगर सीक्वेंस में लिखोगे, उसको अगर एक सीरीज के फॉर्म में लिखोगे तो ये सीरीज क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि
जो डिफरेंस है वो सेम है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि डी की वैल्यू -8 है या डी की वैल्यू पॉजिटिव में होती तभी हम बोलते कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा हार्ड हो सकता है कैलकुलेशन के हिसाब से, बट आपको डरना नहीं है, बहुत सिंपल सा है। अगर जिन बच्चों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ ली है तो उनके लिए और ज़्यादा इजी है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है तो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपको क्वेश्चन समझ, आपको सॉल्यूशन ना आ पाए। ठीक है, क्वेश्चन तो आप समझ जाओगे, बहुत ईजी। एपी का जो क्वेश्चन है वो तो आप समझ जाओगे, इक्वेशन भी लिख दोगे, बस इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको हो सकता है थोड़ी सी हेल्प लगे, जो मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, 3 लगातार नंबर्स जो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है उनका सम 21 है, और उनका प्रोडक्ट मतलब उन तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो है 231। तो बताओ वो नंबर्स कौन से हैं, वो टर्म्स कौन से हैं। ठीक है, फाइंड द 3 टर्म्स, उन टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। इस टर्म को आप मान लो x। ठीक है, ये जो टर्म है, जो पहला टर्म है, 3 टर्म है लगातार, सबसे पहला टर्म है x। जो दूसरा वाला टर्म होगा वो कैसे बना होगा, अगर आप x में d ऐड कर दो, ठीक है, तो ये उसके अगला वाला टर्म बन जाएगा। अगर इस टर्म में आप फिर से d ऐड कर दो तो ये आपका बन जाएगा उसके अगला वाला टर्म। ठीक है, ऐसे ही हमने जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखी थी, जिसमें सबसे पहला जो टर्म था a था, फिर a प्लस डी था, फिर a प्लस 2d था, ऐसे कर करके लिखा था। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और सपोज करो कि ये वो 3 टर्म्स हैं, ये वो 3 टर्म्स हैं जिनका सम 21 है और जिनका प्रोडक्ट 231 है। तो हमने मान लिया कि ये वाला जो टर्म है ये x है। तो अगला वाला टर्म आपको कैसे मिला है, केवल इस वाले टर्म में अगर आप d जोड़ दो, डिफरेंस जोड़ दो। जैसे सपोज करो आपके पास एक सीरीज है 2 4 6 8, आपको अगर ये पता चल गया कि आपका सेकेंड टर्म 4 है, ठीक है, आपको ये पता है कि ये 4 है और आपको d की वैल्यू पता है, d की वैल्यू हमारे केस में, इस वाले केस में 2 है, तो आपको अगला टर्म 4 का अगला टर्म निकालने के लिए 4 प्लस डी कर दो। ठीक है, तो ये आपकी अगले टर्म की वैल्यू आ जाएगी। वही हमने किया है कि आपको अगर ये वाला टर्म अगर x है और जो डिफरेंस है वो d है, तो x का अगला टर्म आ जाएगा x प्लस डी, और x प्लस डी में भी अगर आप d ऐड कर दो और d ऐड कर दो तो ये आपको उसके अगला वाला टर्म मिल जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2d। ठीक है, आपसे कह रहा है इन तीनों टर्म्स का सम 21 है। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो 3 टर्म्स हैं उनको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, x प्लस डी और x प्लस 2d, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लो, डिफरेंस क्या है, d है, तो इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, इन तीनों का सम है 21। तो आप इन तीनों को जोड़ दो, x प्लस डी, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, इन तीनों को जोड़ने पे जो वैल्यू आ रही है वो कह रहा है क्वेश्चन कि ये 21 है। तो x प्लस एक्स ये हो जाएगा 3x, प्लस डी प्लस 2d ये हो जाएगा प्लस 3d इज इक्वल टू 21। आप क्या कर सकते हो, 3 को यहाँ पे कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बच गया, x प्लस डी इक्वल टू 21। ठीक है, ये है 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 21। तो x प्लस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 जब इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 21 डिवाइडेड बाई 3, तो यहां से x प्लस डी की वैल्यू आ गई 7। लेकिन अभी आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो क्योंकि आपको d नहीं पता है। एक इंफॉर्मेशन आपको और दे रहा है कि अगर तीनों टर्म्स को प्रोडक्ट कर दिया जाए, तीनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है, तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू है 231। ठीक है, ये आपको दे रखा है कि इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन से आपको 231 मिलता है। ठीक है, x प्लस डी की वैल्यू है 7
तो आप d की वैल्यू कह सकते हो कि 7 माइनस एक्स है, ठीक है। इस प्लस एक्स को आप इधर लेके गए तो प्लस का माइनस हो गया, तो d की वैल्यू आ गई 7 माइनस एक्स। इस वाली इक्वेशन में, ये भी एक इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन में जहां जहां d है वहां वहां आप 7 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो उसको, तो d क्या हो जाएगा 7 माइनस एक्स, और आपने यहां पे रिप्लेस कर दिया जहां जहां d है, तो x का तो x ही रहेगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो x प्लस, और d की जगह आप लिख रहे हो 7 माइनस एक्स, ठीक है। ये वाला जो है ये इसके लिए है, x प्लस डी के लिए है। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2d से, तो x को तो ऐसे ही लिखे रहने दो, प्लस 2d है मतलब 2 इंटू डी है, तो 2 इंटू डी क्या हो जाएगा 7 माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू है 231। तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में x है, सेकेंड वाले ब्रैकेट को जब आप खोलोगे आप ऐसे लिखो, इस बड़े वाले ब्रैकेट में एक छोटा सा ब्रैकेट है ये वाला, तो आप इसको पहले सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 माइनस एक्स, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, x प्लस, अब आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है x से, तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू प्लस 7 प्लस 14, और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस 2x, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इक्वल टू 231। यहां से आप सॉल्व करो, x ये हो गया, x माइनस एक्स ये कट जाएगा, तो आपके पास इस वाले ब्रैकेट में बचेगा केवल और केवल 7, फिर आपके पास है x प्लस 14 माइनस 2x, तो 14 लिख लो, और x माइनस 2x ये हो जाएगा माइनस एक्स, इक्वल टू 231, ठीक है। ये हो गया। अब आप देखो सारी जगह मल्टीप्लाई है, यहां भी मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है। जब ऐसा होगा तो आप 7 को इधर ले जाओगे, राइट साइड ले जाओगे, तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो बचेगा क्या लेफ्ट में, x 14 माइनस एक्स इक्वल टू 231 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। आप 231 को 7 से डिवाइड करो, 7 वन जा 7, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, ये 33 हो जाएगा, 33 इंटू 7 231 हो जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या बचा, x इंटू 14 माइनस एक्स इक्वल टू 33। बच्चों यहाँ तक तो सॉल्व करना आपके लिए इजी है, ठीक है, यहाँ तक आप सॉल्व कर लोगे। अब आप सोचोगे कि इसको करे कैसे, तो जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ ली होगी उनके लिए सॉल्व करना इजी है। बेसिकली इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, ऐसी x की वैल्यू कि यहाँ रखें और यहाँ रखें, और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो 33 मिलना चाहिए। तो आपके पास एक तरीका है हिट एंड ट्रायल का, आप x की अलग अलग वैल्यू रखते जाओ, x की अलग अलग वैल्यू लेते जाओ और देखते जाओ कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो एक बार एक काम करते हैं, x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर x की वैल्यू हमने 1 ली, तो x की जगह हमने 1 रखा, और यहाँ पे भी x की जगह 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 1, ठीक है। तो 1 इंटू 14 माइनस 1 13, तो ये तो हो रहा है 13, लेकिन हमारे पास राइट साइड में 33, तो ये नहीं लेंगे, ये हटा देंगे, x की वैल्यू 1 नहीं होगी। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब वही होता है कि जो भी x की वैल्यू होनी चाहिए उसको आप लेफ्ट में रखो और उसको सॉल्व करो तो वो राइट साइड के बराबर हो, ठीक है। आप एक बार x की वैल्यू, एक काम करते हैं, x की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, काफ़ी बढ़ाते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू अगर आपने 5 ली, यहाँ पे आ गया 5, और 14 माइनस 5 ये हो गया 9, तो 9 इंटू 5 45, अभी भी हमें वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू इस बार 7 लेके देखते हैं। तो x की वैल्यू हमने 7 ली, तो यहाँ पे आ गया 7, और 14 माइनस 7 ये फिर से आ गया 7, 7 इंटू 7 49, ये भी गलत हो गया। x की वैल्यू हम एक बार 9 लेके देखते हैं, तो ये हो गया 9, और 14 माइनस 9 ये हो गया
5, तो यहाँ से हमें फिर मिल गई वैल्यू 45, तो ये भी गलत है। इसका मतलब हमारी अभी तक तो कोई वैल्यू सही नहीं है। अब हम अगली वैल्यू कौन सी लें? अगर हम x की वैल्यू 11 ले लेते हैं, अगर हम x की वैल्यू 11 ले लेते हैं, तो यहाँ हुआ 11 और इसको मल्टीप्लाई करना है 14 माइनस 11 विच इज 3। तो देखो 11 इंटू 3 33, ये सही है। इसका मतलब x की वैल्यू 11 लेने से हमारा काम चल जा रहा है। ठीक है, ठीक है बात। बच्चों एक चीज आप और ऑब्जर्व करोगे, अगर आप x की वैल्यू 3 लेते हो, अगर आप x की वैल्यू 3 लेते हो तो भी यहाँ पे क्या आएगा, इसको हटा देते हैं। x की वैल्यू अगर आप 3 लेते हो तो यहाँ आएगा 3 और 14 माइनस 3 ये हो जाएगा 11। अभी भी आपके पास 3 इंटू 11 33 हो रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू या तो आप 11 ले लो या तो आप 3 ले लो, तो आपका काम चल जाएगा, आपकी वैल्यू सही आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब आप x की वैल्यू या तो 11 ले सकते हो या तो 3 ले सकते हो। ठीक है, आपको x की वैल्यू या तो 11 लेनी है या तो 3 लेनी है, और आपको पता है d की जो वैल्यू है वो है 7 माइनस एक्स, ये यहां से है। ठीक है, अब आप देखो कि अगर आप x की वैल्यू 11 लेते हो तो d की वैल्यू क्या मिलेगी, 7 माइनस 11, तो d की वैल्यू आ गई -4। और अगर आप d की वैल्यू 7 माइनस एक्स है और x की वैल्यू 3 लेते हो तो d की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7 माइनस 3, तो d की वैल्यू आ जाएगी 4। इसका मतलब आपके पास दो कॉम्बिनेशन है, x की वैल्यू 11, d की वैल्यू -4, और आपके पास दूसरा कॉम्बिनेशन है x की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4। और आपको पता है कि आपके जो तीन टर्म्स हैं वो है x प्लस डी और x प्लस 2d। अगर आप ये वाला ऑप्शन लेके चलते हो तो आपको पहला टर्म क्या मिलेगा, 11, आपको दूसरा टर्म क्या मिलेगा, x प्लस डी मतलब 11 प्लस और d की वैल्यू -4, ये मिल जाएगा। ये दूसरा टर्म जो है x प्लस 2d है। ठीक है, और तीसरा टर्म आपको मिल जाएगा x की वैल्यू 11 प्लस 2d का मतलब 2 इंटू डी, 2 इंटू -4, ये हो जाएगा। तो आपको तीन टर्म्स कौन कौन से मिल गए, पहला टर्म 11, दूसरा टर्म 11 प्लस -4, 11 -4, ये 11 -4 होगा, और 11 -4 7 हो गया। और तीसरा टर्म क्या मिलेगा, 11 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -4, तो ये हो जाएगा 11 -8, 11 -8 ये हो जाएगा 3। तो आपको तीन टर्म्स मिल गए। इन तीनों टर्म्स का टोटल आप करोगे तो 21 मिलेगा, और इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 231 मिलेगा। यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। तीनों को ऐड करो, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 3 21। ठीक है, और 11 इंटू 7 इंटू 3 आप करोगे तो ये मिलेगा 231, तो ये सही है। ठीक है, तो ये सही है। अगर आप x की वैल्यू 3 लेते हो दूसरा ऑप्शन और d की वैल्यू 4 लेते हो, तो आपको अभी भी पता है कि जो तीन टर्म्स हैं वो हमारे x है, x प्लस डी है और x प्लस 2d है। x अगर आप 3 लेते हो तो पहला टर्म हो गया 3, x प्लस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस 4 विच इज 7, और x प्लस 2d की वैल्यू मतलब 3 प्लस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 3 ये हो जाएगी 11। तो आपको जो तीन टर्म्स मिले वो मिले 3, 7 और 11। अभी भी इन तीनों को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 21, और आप अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा 231। यहाँ पे देखो, या तो वो नंबर ऐसे दिख सकते हैं 3, 7, 11, या तो वो नंबर ऐसे मिल सकते हैं। ये आपके दो आंसर होंगे। ठीक है, इस वाली सीरीज में नंबर्स बढ़ रहे हैं लेफ्ट टू राइट, इस वाली सीरीज में नंबर घट रहे हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हमारा बेसिक जो पोर्शन था वो हमने कवर कर लिया है। अब हमें तीन फॉर्मूलेस पढ़ने हैं और क्वेश्चन लगाने हैं।